जय हिंद एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर शालिनी सिंह फ्रॉम स्पेस हैस। आज हम लोग कवर करेंगे 1 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा अर्बन फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है, न्यूज़ में क्यों आया था? अभी दिल्ली की एक नॉन प्रॉफिट सेंटर है, पीपल्स रिसोर्स सेंटर, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, ड्राफ्ट सिटीजन पॉलिसी फॉर अर्बन एग्रीकल्चर इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में अर्बन एग्रीकल्चर को का ड्राफ्ट क्या है, मतलब किस तरीके से उसमें काम किया जा रहा है, उसके बारे में। इसका एम क्या था? इसका एम था कि हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो कि बहुत व्यापक हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो, और इस अर्बन फार्मिंग को, शहरी फार्मिंग को प्रमोट कर सके। ठीक है, अब अर्बन फार्मिंग इन दिल्ली क्या है? सिटी ग्रोन फूड सप्लाई 60% ऑफ दिल्लीज मीट रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो शहर में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं वो दिल्ली के मांस की लगभग 60% की आवश्यकता को पूरी करते हैं, 25% की दूध की आवश्यकता को पूरी करते हैं, और 15% वेजिटेबल रिक्वायरमेंट को पूरे कर देते हैं। जबकि जो अभी नीति है वो राष्ट्रीय राजधानी में भूमि उपयोग और खेती पर नीतियां शहरी क्षेत्रों में खेती और भोजन वितरण को भूमिका को स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है भाई, जो अभी आजकल की पॉलिसी है वहाँ पे दिल्ली में, तो उसमें क्या हो रहा है, जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं लैंड को यूज़ करने के लिए, उसमें इतना ज़्यादा हम लोग ने एक्नॉलेज ही नहीं किया है किसको, कल्टीवेशन को, मतलब उस पे क्या उगाया जाना चाहिए, उसके फूड को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, अब रिकमेंडेशंस उन्होंने क्या दी हैं, उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं? उन्होंने कहा है जो अभी हमारी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है, जिस तरीके से अभी हम लोग काम कर रहे हैं, उसको प्रमोट करना होगा। ठीक है, कैसे भाई, लोग अपने घर में किचन गार्डन बनाते हैं, है ना। ये बहुत फैसिनेटिंग लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे रसोई के आगे किचन गार्डन है, लेकिन वो आपकी बहुत सारी डेली रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप उसमें धनिया उगा सकते हैं, मिर्ची उगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं। तो छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो बाकी का लैंड है वहाँ पे, भाई सोचिए अभी ना यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, 100 लोगों को 1000 किलो टमाटर की ज़रूरत है, और 100 लोगों ने अपने घर में किचन गार्डनिंग कर रखी है। 1000 किलो टमाटर की बजाय उनके 400 किलो टमाटर उनके घर ही में उग जाता है, तो अब सिर्फ 600 किलो टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स वहाँ पे जो मार्केट के ऊपर बर्डन है वो भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। अब इसकी महत्व क्या है? फूड सिक्योरिटी। जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है, मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा खाने की समस्या भी बढ़ रही हैं। तो अगर हर इंसान अपने घर में थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो बूंद बूंद से सागर भरता है, उस तरीके से बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर फॉर स्टोरेज, फूड स्टोरेज इंक्लूडिंग रैपिड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड क्लाइमेट चेंज। भाई देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बाढ़ आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि सूखा हो जाता है, प्रोडक्शन में बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है। तो अगर हम थोड़ा बहुत प्रोडक्शन अपने घर में करते रहेंगे तो वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। ठीक, द सजेशंस आर असेंशियल फॉर ensuring urban residents access to food, that the advantage has long been emphasized in justification for urban farming। ठीक है, और इसकी जो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, धीरे धीरे जैसे हम लोग इस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने क्या, धनिया उगाना शुरू किया। ठीक है, किसी कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है जब मेरे को लगता है उस वक्त बहुत ज़्यादा बरसात रहती है, उस टाइम पे धनिया बहुत महंगा हो जाता है। ठीक है, मतलब 10 रुपये का वो थोड़ा सा धनिया दे रहे होते हैं। ठीक, तो अगर आप अपने घर में ही धनिया उगाओगे तो आपको 10 रुपये का धनिया खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो कभी कभी वो फ्री में मिलता है, जितना धनिया एक टाइम होता है कि एक पूरी गड्डी वो फ्री में दे देते हैं, उसी उतनी ही बड़ी गड्डी के लिए हमको 25, 30, 35 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये गैप भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, फुलफिलिंग न्यूट्रिशन डिमांड। ठीक है, 2010 में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने कहा था कि 50% ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन जो अर्बन एरिया में रहते हैं उन्हें वो एनेमिक है। एनेमिक मतलब उनके अंदर खून की कमी है। क्यों भाई? सही से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। पॉवर्टी एलिवेशन, अगर हम भाई घरों में ही खाना पका रहे हैं, देखिए जैसे शहरों में रोड्स आउटस्कर्ट में आप देखते हैं कि लोग रहते हैं। ठीक है, जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, जो साइड में थोड़ी सी ज़मीन होती है, वहाँ पे अपना क्या कहते हैं, उगा लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से उगाएंगे तो इनके पास खाने के भी संसाधन होंगे और पॉवर्टी में भी रिडक्शन होगा। ठीक है, initiatives in India. In India, urban farming has been seen more traction across states, prompting government to introduce small scale initiatives to promote practice. ठीक है,
क्या हुआ भई देखिए, लोग तो कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है। जैसे मैं जब छोटी थी, तो मेरी मम्मा अपने किचन के आगे काफ़ी बड़ा-सा स्पेस था, वहाँ पे हम लोग गाजर, पपीता, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कभी पपीता मार्केट से खरीदा था। हमारे यहाँ पे पपीते बहुत उगते थे, उसमें गाजर, मूली, पालक, बैंगन, टमाटर, मिर्ची, इतनी सब्जियाँ, पालक और वो बथुआ, ये सब चीज़ें मैंने अपने घर में हमेशा उगते हुए देखी हैं। तो वो बहुत ईज़ी रहता था, हम लोगों को कभी लगा ही नहीं कि बथुआ हमें बाहर से लेना है, पालक बाहर से लेना है, वहीं से वो उगाती थी और उससे काम चल जाता था हम लोगों का, ठीक है। अब केरल में 2008 में पुणे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च करता है एक सिटी फार्मिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें लोगों को ट्रेन किया जाता है और प्रमोट किया जाता है कि वो भैया लैंड पे फार्मिंग करें, ठीक है। केरला में सेम चीज़ 2012 तक केरला क्या होता है, फूड डिपेंडेंट होता है, मतलब उसे एक भोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर था। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक लॉन्च करी वेजिटेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसकी वजह से घर घर में, स्कूल्स में, गवर्नमेंट में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जगह खाली है तो वहाँ पे आप क्या उगा दीजिए, सब्जियाँ उगा दीजिए, ठीक है। और सरकार ने उन्हें सब्सिडी भी दी, इको फ्रेंडली इनपुट्स दिए, इरिगेशन के लिए भी सामान दिया, खाद दी, बायोगैस प्लांट बनाने के लिए भी सब्सिडी दी, ठीक है। इसकी वजह से जो 2011-12 में वहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ था वो 8,25,000 टन का था, जो कि 2014 में बढ़कर 1.3 मिलियन हो गया था, मिलियन टन हो गया था, जो कि बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। सेम तमिलनाडु ने 2014 में डू इट योरसेल्फ करके एक किट निकाली, जिसमें उन्होंने अपनी छतों पे वेजिटेबल उगाई है, घरों में उगाई है, बिल्डिंग पर उगाई है, जिसे अर्बन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत उन्होंने रखा। बिहार में यही स्कीम 2021 में आई, जहाँ पे उन्होंने 5 स्मार्ट सिटीज़ में सब्सिडी देकर टेरेस गार्डनिंग को प्रमोट किया, ठीक है। अब इसके चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ पॉलिसी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट इस तरीके के इनिशिएटिव को गवर्नमेंट बहुत अच्छे से फैला नहीं पाती है, लोगों तक पहुंचा नहीं पाती है, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बनाएंगे, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। गवर्नमेंट भी इसमें इंटरेस्ट ले और लोगों को भी इसमें इंटरेस्टेड कराए, तभी ये काम फुलफिल हो सकता है। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, सिर्फ सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। सरकार कितने चंद लोगों की सरकार है, एक्चुअल में तो हमारे इम्प्लीमेंटेशन से ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि पूना में जो 2008 में इनिशिएटिव लिया गया था वो फेल हुआ, क्यों? लोगों ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लैक ऑफ रिकॉग्निशन। अब उसको मतलब उसको समझने में, उसको मान्यता देने में ही उनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। 2014 में दिल्ली में जो मास्टर प्लान आया था, ठीक है, उसमें भी इस तरीके की चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, उन्होंने मना कर दिया था। इट एम्स टू डिवाइड 8,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड। इस जो मसौदा आया था उसमें क्या था कि गंगा के किनारे जो 8,000 हेक्टेयर का लैंड है, वहाँ पे लोगों का आना जाना बंद कर दिया जाएगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़, इनफॉर्मल कम्युनिटीज़ रहती हैं, ठीक है, वो वहाँ से चली जाएंगी और वहाँ के एग्रीकल्चर लैंड की जो फर्टिलिटी है वो भी लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि उतने अच्छे ढंग से शायद सरकार वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ना कर पाए, ठीक है। लैक ऑफ पैरेलल बेनिफिट्स। अब भाई देखिए, अगर आप फार्मर उगा रहा है, ठीक है, उसे उसकी उपज का ही बराबर एवरेज नहीं मिल पाता है। मान लीजिए उसने टमाटर का, टमाटर 2 रुपये किलो हो जाता है, उन बेचारों को फेंकने पड़ते हैं कि हमको नहीं देना भाई, इतनी कम लागत में हमको देना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि उनको एक तो क्रॉप इंश्योरेंस दीजिए, भाई इतना तो इतना आपका हो गई, कुछ एमएसपीज दीजिए, उसके साथ साथ आप उन्हें कुछ सब्सिडीज दीजिए। जब किसी इंसान को बेनिफिट मिलता है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उस काम को करता है। इशू ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। भाई अब शहरों के आसपास इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हटाई जा रही है, ठीक है, इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं और क्या क्या सजेशंस इसमें हो सकते हैं? प्रैक्टिसिंग इनोवेटिव टेक्निक्स लाइक हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? पानी के अंदर ही सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाएँ और बिना मिट्टी के हम फसलों को या किसी भी चीज़ को उगा लें, ठीक है। हाउएवर अर्बन फार्मर बिलीव सच हर्डल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसकी वजह से जो मिट्टी में केमिकल्स हैं, जो ओवर यूज़ करने की वजह से आए हैं, किसके, पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइज़र से, ठीक है, वो प्रोड्यूस की क्वालिटी और सॉइल की क्वालिटी गिरा देंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों को तो हम इनोवेटिव टेक्निक्स के साथ, फार्मर्स क्या कह रहे हैं, अगर सॉइल क्वालिटी गिर जाएगी तो हम इनोवेटिव टेक्निक्स के साथ सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। क्लियरर अल्टरनेटिव्स इंक्लूड सॉइललेस एग्रीकल्चर लाइक हाइड्रोपोनिक्स। उन्होंने कहा हाइड्रोपोनिक्स को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं,
ठीक है, जो कि सपोर्ट करता है न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन प्लांट के लिए। हाइड्रोपोनिक्स यूजेस 90% लेस वाटर देन कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में 100 लीटर पानी यूज़ हो रहा है, तो हाइड्रोपोनिक्स में सिर्फ 10 लीटर पानी ही यूज़ होगा। ठीक है, और वो पानी भी हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। Even though these projects are still in their infancy and are specialized, one can cultivate more plants in a available space. ठीक है, और ये जितनी भी परियोजनाएं ना, ये भी बहुत निचले स्तर से चल रही हैं। जितना भी हमारे पास अगर जो स्थान अवेलेबल है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रोडक्शन उतना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब स्मॉल स्केल फार्मिंग क्वेश्चन इन क्राइसिस। ठीक है, क्वेश्चन मतलब स्मॉल स्केल फार्मिंग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो नहीं दे रही है ना। भाई धनिया आप अपने घर में उगा रहे हैं, थोड़ा बहुत टमाटर अपने घर में उगा रहे हैं, आपके घर में पपीता उग जा रहा है, तो ये छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे कि भाई आपको बिस्तर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको तकिया मिल जा रहा है, तो अगर आप सड़क पर लेटे हैं, तकिया भी काफ़ी काम करेगा। अगर आपके पास गद्दा नहीं है तो ये उसी की तरह काम करेगा, तो एक छोटा सा सपोर्ट दे देता है। ठीक है, रिकॉग्निशन एंड फंडिंग। There's a need to bring a more institutional clarity and multidisciplinary expertise to solve these challenges. ठीक है भाई, प्रॉब्लम क्या है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमें पता है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है तो इसका सॉल्यूशन क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स चलिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है। अभी जो हमारी लैंड अवेलेबल लैंड है उस पर भी हम अब से लगभग 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। उस प्रोडक्शन को बढ़ाना है, लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ प्रमोट करना है, तो इन चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से हमें लोगों को समझाना है और कैसे कैसे काम होने चाहिए। टू प्रमोट अर्बन फार्मिंग, गवर्नमेंट मस्ट रिकॉग्नाइज इनफॉर्मल प्रैक्टिस एंड लिंक दैम विद द एग्रीकल्चर स्कीम्स। भाई जो इनफॉर्मल प्रैक्टिस है उनको भी सरकार को समझना होगा, और जो सब्सिडीज़ देती है, जो स्कीम्स सरकार निकालती है, उसको इसमें डालना होगा। ठीक है, तो ये था आपका। नेक्स्ट टॉपिक है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। ठीक है, मैंने आपको कई बार न्यूज़ के बीच बीच में पढ़ा है। ट्रॉपिकल डिजीज़ क्या होती हैं? जो 0 डिग्री से 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे के बीच के क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली डिजीज़ को ट्रॉपिकल डिजीज़ कहते हैं, जो कि किसी भी बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरसेस की वजह से होती हैं। उन हर डिजीज़ को ट्रॉपिकल डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, अभी ग्लोबल रिपोर्ट आई है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ 2023, जो कि WHO ने पब्लिश की है। ठीक है, इसके हाइलाइट्स क्या थे? रिसर्च ने क्लेम किया है कि जो अभी इतनी ज़्यादा एंटिडीज़ हुई हैं, ठीक है, मतलब इन्होंने कहा है जो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में हो रही है? जहाँ पे पानी की साफ़ पानी की उपलब्धता नहीं है, सफाई नहीं है और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, जो जितनी भी निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं पूरे विश्व में, उसमें से लगभग 90% तो 16 कंट्रियों से ही आ रही हैं। ठीक है, अब कोविड के बाद इसका इम्पैक्ट जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है जो एडवांसमेंट थे, चैलेंजेस थे, ठीक है, एंटीडी को डिलीवर करने के लिए, वो और भी ज़्यादा बुरे हो गए हैं कोविड-19 के बाद। भाई कोविड-19 के बाद हर चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। पहले हम लोग ट्रॉपिकल डिजीज़ पे ध्यान दे रहे थे, जैसे ही कोविड-19 आया सभी चीज़ों से ध्यान हटकर सिर्फ कोविड पे आने लग गया। ठीक है, इसने हाईलाइट किया था कि कोविड-19 का जो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव था कि भाई बहुत सारे लोग आ रहे हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, गुड्स एंड सप्लाई में, उन सब चीज़ में भी डिस्ट्रप्शन हो गया। ठीक है, इसीलिए 2019 से 20 के बीच में 34% कम लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया, जो ट्रॉपिकल डिजीज़ थी उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट। ठीक है, अब उपलब्धियाँ accomplishment क्या हो गया? Despite challenges, some accomplishment were made in this front in 2021-22. भाई चुनौतियां तो ही, फिर भी हमने कुछ ना कुछ उपलब्धि इसमें ली है। ठीक है, क्या हुआ? 2016 से 19 के बीच में लगभग हर साल 1 बिलियन लोगों को ट्रीट किया जाता था, जिसकी वजह से 2021 में 25% लोगों को 25% कम लोगों को एंटीडी की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब आगे इसमें क्या एफर्ट्स हो सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं? इट अंडरस्कोर्ड ग्रेटर एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू रिवर्स डिले एंड एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एंटिटी रोड मैप स्ट्रैटेजी बाय 2030। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? जो हम लोगों ने रोड मैप बना रखा है 2030 के लिए, उसको अब और तेज़ी से करना होगा ताकि हम इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी पकड़ कर समाप्त कर सकें। ठीक, रिपोर्ट ने क्या सजेशन दिया? कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। WHO urged multi-sector collaboration and partnership to achieve this target। भाई हर एक मतलब
हर क्षेत्र में जाके हमें कोलैबोरेशन करना होगा ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। क्लोजिंग द गैप, हमें गैप ख़त्म करना होगा भाई, जो एंटिटीज़ हैं उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलें, ठीक है, उनको जो भी सामान की ज़रूरत है उस सामान की उपलब्धता हो जाए, ठीक है। WHO का क्या इनिशिएटिव था? ओवर 100 साइंटिफिक रिकमेंडेशन, टूल एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ WHO एंटिटी एफर्ट इन 2021-2022 सपोर्ट द इंटरनेशनल एंटिटी कम्युनिटी पर्टिकुलरली पुअर कंट्रीज, ठीक है। भाई देखिए, WHO ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया तो उसने क्या दिया, उसके लिए बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराए ताकि जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो इससे निपटने में सहायक हो सकें, ठीक है। द ग्लोबल हेल्थ बॉडी लॉन्च एंटिटी चैनल विद 36 ट्रेनिंग कोर्स इन 19 डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। इन्होंने एक चैनल बनाया जिसमें 36 कोर्स हैं जो कि 19 अलग अलग तरीके के टॉपिक पे बात करेंगे जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स होंगे उनसे, ठीक है। अब निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया, ये ट्रॉपिक्स पे होने वाली डिजीज़ हैं जो कि पैथोजन की वजह से, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगी और टॉक्सिन्स की वजह से फैलती हैं, ठीक है। डोमिनेंट रीज़न क्या है इसका? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होगी भाई? अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जहाँ पे पानी साफ़ नहीं होगा, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होगी, तो ये कहाँ पे होगा? जहाँ जो लो इनकम पॉपुलेशंस हैं, है ना? जैसे कि एशिया, अफ्रीका और कहीं कहीं पे अमेरिका, ठीक है। अब प्रायोरिटाइजेशन ऑफ WHO, ठीक है। WHO ने कहा है कि हमें 20 निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, ठीक है, जिसमें स्कैबीज, एक्टोपैरासाइट्स, क्रोम्बो क्रोम्बोब्लास्टोमाइकोसिस और डीप माइकोसिस, स्नेक बाइट तरह की जो 20 डिजीज़ हैं उसको उसने 2017 में भी ऐड कर दिया। अब ग्लोबल इशू क्या है? लगभग 1.4 बिलियन पीपल हर साल, ठीक है, और 500 मिलियन चिल्ड्रन जो कि डेवलपिंग नेशन के हैं, ठीक है, उनको मतलब क्या चाहिए होगा? इसके इजाद के लिए हर साल बिलियन ऑफ डॉलर चाहिए होंगे जो कि उनकी इकोनॉमी को पूरी तरीके से परेशान करें। ऑब्वियस सी बात है ना, बिलियन ऑफ डॉलर अगर हम निगेटिव टॉपिकल डिजीज़ में ही लगाएंगे जो कि इन सब चीज़ों की वजह से फैल रही है, तो मैंने क्या कहा, किसी भी चीज़ को रोकने से बेहतर है कि उसके बारे में जानकारी कर दी है, लोगों को जानकारी देंगे भैया आप साफ़ पानी पीजिए तो कम लोग बीमार पड़ेंगे, ठीक है। 1,42,000 मौतें 2013 में हुई थी जो कि 1990 से काफ़ी कम हो गई थी। 1990 में कितनी होती थी? 2,04,000 मौत हर साल होती थी, ठीक है। अब भारत में अगर एनटीडी की बात करें तो ठीक, सम ऑफ द पुअरेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यू टू बियर अ हैवी हेल्थ बर्डन एज अ रिजल्ट ऑफ एनटीडी, ठीक। जो भारत की सबसे पुअर पॉपुलेशन है उसके ऊपर बहुत बर्डन है एनटीडी का, ठीक है। एटलीस्ट 10 मेजर एंटिटी जो कि जैसे हुक वॉर्म है, डेंगू है, लिम्फेटिक फिलैरिसिस है, लेप्रेसी है, काला आजार है, रेबीज़ है, ये भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को होती है, ठीक है। लगभग 328 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि 21 स्टेट्स में है उसमें लिम्फेटिक फ्लैरिसिस पूरे महामारी की तरह फैला हुआ है, ठीक है। काला आजार जो कि 54 डिस्ट्रिक्ट में है अक्रॉस 4 स्टेट्स, उसमें बहुत बुरे तरीके से ये फैला हुआ है, ठीक है। Since no one organization or government entity in India has been charged the estimating the true cost of NTDD, ठीक। अब कोई हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग की क्या है कि हमारे पास कोई ऐसी कम्युनिटी ही नहीं है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इसको कितना चार्ज लग रहा है, इन सब डिजीज़ के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है, इन सबको कैलकुलेट करें, ठीक। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ 100% कमिटेड टू एंड entities like lymphatic filariasis and काला आजार इन अ लिविंग ग्लोबल एलिमिनेशन एंड कंट्रोल टारगेट्स। भाई इंडिया ने कहा है कि हमको ये 2 बीमारी पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करनी है। प्रिवेंटिव मेथड्स हम लोगों ने क्या लिए हैं? हम लोगों ने मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्या किया है? हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे जो दवाइयाँ हैं उनको बांटना शुरू किया, ठीक। वेक्टर कंट्रोल मेजर्स, इसमें हम लोगों ने क्या किया, जहाँ पे भाई वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे जो सैंड फ्लाइज हैं, जो मॉस्किटोज़ हैं, इनको ब्रीड ही नहीं मत होने दो। इसलिए आप दिल्ली के एरिया में देखिएगा, जैसे ही गर्मियों के बाद हल्का बरसात का मौसम आता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर अथॉरिटी जाती हैं, घर घरों में जाके चेक करती हैं आपके कूलर में पानी तो नहीं है, आपके गमलों में पानी तो नहीं है, बाहर पानी तो नहीं है, ताकि वहाँ पे डेंगू या इस तरीके की और बीमारियाँ ना फैल सकें, ठीक है। टारगेट ओरिएंटेड एलिमिनेशन, भाई नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल एंड प्रोग्राम फॉर लेप्रेसी एंड सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंट्स हैव टारगेट द एलिमिनेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सम वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक है। भाई सीधी सी बात है ना मच्छर होंगे ना डेंगू होगा, तो हम डेंगू की दवाई बनाने की बजाय मच्छर खत्म करने पे ध्यान दें, ठीक है। वेज कंपोजिशन स्कीम, जो स्टेट है और जो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं
उन्होंने एक इस्टेब्लिश किया सैलरी कंपनसेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, जिनको काला अज़र है और इसके बाद होने वाली जो भी बीमारियां होती हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए कहा है। ठीक है, आगे की राह क्या हो सकती है या फिर आगे के सुझाव क्या हो सकते हैं? We have the tool and know how to not just to save lives and prevent suffering but to free entire community and country for this disease। ठीक है, हमारे पास क्या है, उपकरण और जानकारी दो, मतलब हमारे पास इस तरीके से हम लोग अपनी पॉलिसीज़ को बनाएं, इस तरीके से हमारे पास पूरा डेटा होना चाहिए जिसकी वजह से हम इन पूरी बीमारियों को ख़त्म करें। दवाइयाँ बनाना या दवाइयाँ देना सॉल्यूशन नहीं है ना, उसको ख़त्म करना सॉल्यूशन है। डिटॉल के ऐड में आप लोगों ने देखते हो ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो क्योर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इट्स टाइम टू एक्ट नाउ। ठीक है, एक्ट टुगेदर, इन्वेस्ट इन एंटिटीज। अब ये समय आ गया कि हम एंटिटी पे पूरी तरीके से ध्यान दें और सभी लोग एक साथ मिलकर इसको ख़त्म करने का प्रयास करें। India's positions to take the lead in fight against entities on global scale, but success in this decade would require more audacious action। अभी हमें और बहुत कठोर निर्णय और कदम उठाने होंगे अगर हम चाहते हैं कि हम निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ का जो बर्डन है हमारे ऊपर, हमारी जनता के ऊपर, उसको बिल्कुल कम कर दिया जाए। आप देखते हैं ना, महाराष्ट्र में बाहर जो स्लम्स हैं उसके आसपास इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है, पानी इकट्ठा रहता है। अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, वहाँ पे प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ दें, पीने योग्य पानी तो उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है ही। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें कर दें तो हमारा जो हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो भी कम हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ मिलेट कल्टीवेशन। ठीक है, बाजरे की खेती का अर्थशास्त्र। आपको ये टॉपिक सुन के बहुत नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपको इसके पीछे की हिस्ट्री बताऊंगी तो आप लोग को लगेगा कि कितने अच्छे तरीके से आप लोगों के दिमाग के साथ खेलकर उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब हम प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें 1947 से पहले भारत में गेहूँ उतना ज़्यादा नहीं होता था। जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था तब तक गेहूँ उतना ज़्यादा नहीं होता था। भारतीय क्या खाते थे? बाजरा खाते थे। हम लोग बहुत इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, क्यों? हम पीतल के बर्तन में खाते थे, वहाँ से भी हमको मिनरल्स मिल रहे हैं। हम खा क्या रहे हैं? मिलेट्स खा रहे हैं जो कि ग्लूटेन फ्री है। ठीक है, आजकल कॉन्सेप्ट चला है ग्लूटेन फ्री। अब वो 250-300 रुपये किलो आटा दे रहे हैं। क्या आटा है? वो बाजरे का ही आटा है। ठीक है, या मल्टीपल मिलेट्स का आटा है। तो इससे क्या होता है, अगर आप मिलेट्स खाते हैं तो इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। भारत में शुरुआत से ही न्यूट्रिशनल फूड बहुत बनता था। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने देखा ये तो बहुत स्ट्रांग है, अभी हम इन लोगों के साथ टैकल कैसे करेंगे। आप लोगों ने सुना ना, टीपू सुल्तान 100 किलो की तलवार लेता था, अकबर हाथी के साथ लड़ता था। ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति हो सकती हैं लेकिन ये किद्वंतियाँ नहीं है। मतलब इनमें बढ़ा चढ़ा के तो बात थोड़ी बहुत कही जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ दंत कथाएं या फिर एक स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअल में रियलिटी थी कि इंडियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो आज से आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि मिलेट्स का यूज़ ज़्यादा करें जिससे आप लोग इंटरनली स्ट्रांग रहें। ठीक है, आजकल तो वैसे भी आप लोग की जो जनरेशन है जेन जेड, वो वैसे भी क्या कहते हैं, सॉरी जेन जी, मोमोज जनरेशन है ना, तो मोमोज से अब आप लोग मिलेट्स पे शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, अभी न्यूज़ में क्यों आया था? एग्रोनॉमिस्ट डिस्कस द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन मिलेट्स रिवोल्यूशन। उन्होंने कहा कि अब भारत में जैसे हरित क्रांति है, उसी की तरह मिलेट क्रांति आना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलेट हैव यूनिक डाइटरी एंड एग्रोनॉमिक स्ट्रैटेजिक्स। ठीक है, मिलेट्स में क्या होता है? प्रोटीन होता है, फाइबर्स होता है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए देखिए कितने सारे वो है ना, आप कह सकते हैं सेलिब्रिटीज़ होते हैं एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं। सब लोगों को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। सलमान खान वो बेचता है ना, क्या बोलते हैं, रिवाइटल। व्हाट इज़ एंटीऑक्सीडेंट? है ना, जो आपके ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिड्यूस कर दे, जो आपके एजिंग के प्रोसेस को रिड्यूस कर दे। तो हमारे पास तो ऐसा खाना पहले से ही था, अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो हम लोग यंग भी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे और बहुत लंबे समय तक हमारी लाइफ भी रहेगी और हम जो डिजीज़ है उनको भी टैकल कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये ड्रॉट रेजिस्टेंस है। भारत जैसे देश में जहाँ पे मानसून के ऊपर पूरी कृषि आधारित है, अगर ऐसे एरिया में हम लोग मिलेट्स उगाएंगे जहाँ पे पानी की ड्रॉट जैसे एरिया में भी उग जाता है, तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, हमारे पास फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, हमारी इंटरनल स्ट्रांग भी होंगे, हमारी डिजीज़ भी कम होगी, मल्टीपल सेक्टर्स में हमको काम करेगा। ठीक है, अब जो एरिया है प्लांट करने का जिसमें मिलेट्स होते हैं वो अभी कुछ इस हाल ही के सालों में घटा है। ठीक है, sorghum और पर्ल मिलेट तो फिर भी लोग मतलब स्थिरता पे है, लेकिन बाकी जो मिलेट्स हैं उनकी उसमें गिरावट आई है।
फिर से वही आए, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने बताया था कि हम लोगों को इसके कंजम्पशन और इसके प्रोडक्शन को बूस्ट करना होगा, लोगों को जानकारी देनी होगी कि ये बहुत अच्छा है, इसको खाना चाहिए ताकि इसका कंजम्पशन बढ़े। और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई ज़रूर होगी, तो किसान भी इसको उगाना शुरू कर देंगे। ठीक। अभी जो यूएस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूएन का, उसने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ठीक है। अब मिलेट अगर इंडिया में बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, सीडेड सीरियल क्रॉप भी कहते हैं, मिलेट्स भी कहते हैं, जो कि बहुत हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला होता है और मतलब आप कह सकते हैं कि सूखे में आराम से उगाया जा सकता है। ठीक। भारत में जो मिलेट्स होते हैं वो ड्रॉट एरिया में या फिर सेमी एरिड रीजन में ही उगाए जाते हैं। ये छोटे बीज वाले छोटे प्लांट होते हैं जो कि पोसिया बॉटेनिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें कोर सीरियल या पुअर पीपल सीरियल भी कहा जाता है। देखिए, ये पुअर पीपल सीरियल क्या है भाई, अगर आपके यहाँ पे कोई सीरियल है जो हाईली न्यूट्रिशियस है तो आप उसे रिच सीरियल कहने की बजाय पुअर पीपल सीरियल क्यों कह रहे हैं, ताकि आप वो माइंडसेट को टारगेट कर सके ना, अरे गरीबों का खाना है ना। बर्गर क्या, बर्गर अमीरों का खाना है, जो आपको डायबिटीज़ कर रहा है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, आपको हार्ट डिजीज़ कर रहा है, ऑब्वियसली बात है अमीरों का खाना है। अमीरों को तो एक सारी बीमारियां होती हैं, है ना, और गरीबों को कुछ नहीं होता। तो गरीबों का खाना क्या है, सीरियल्स, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं। इट्स जस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ सामने वाले की माइंड सेट पर अटैक करना होता है। तो इन चीज़ों को आप प्लीज़ ऑब्जर्व करें और जो भी आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे उससे आप दूर रहें। इन इंडिया 2 ग्रुप्स ऑफ मिलेट्स आर ग्रोन। ठीक है, 2 ग्रुप होते हैं, एक मेजर एक माइनर। मेजर में क्या है, सॉर्गम है, पर्ल मिलेट है और फिंगर मिलेट है। माइनर में फॉक्सटेल, लिटर मिलेट, कोडो, पोर्सो, ब्रेनयार्ड मिलेट, इतनी मिलेट्स उगाई जाती हैं। ठीक है, मिलेट को अगर हम लोग देखें तो खरीफ की फसल के तौर पे हम इसे उगाते हैं, जो कि सेमी एरिड रीजन में आराम से उग जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब अगर हम डेटा की बात करें थोड़ा सा मिलेट्स के ऊपर, अगर भारत में जो भी पीडीएस सिस्टम है उसमें, ठीक है, उसमें पीडीएस सिस्टम और चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत 2019-20 में हमने जितना भी अनाज बांटा है उसका 20% हमको हटाना है। ठीक है, तो हमें 10.8 मिलियन टन खरीदना होगा। अब जो मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्री सीरियल्स है, ठीक है, वो मतलब ओवरऑल की बात करें तो उसमें 47.7 मिलियन टन मक्का है। कुछ ही स्टेट्स ऐसी हैं जो कि मिलेट्स में मतलब सेंट्रल स्टॉक उनका कम है। ठीक है, 2018-19 में जो 3 मिलेट सबसे ज़्यादा उगाए गए थे वो था बाजरा, ज्वार और रागी, जो कि भारत में पूरे जितना भी लैंड है जिसे हम उगाते हैं उसका 7% में उगाया गया था। ठीक है, इंडिया टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से है मिलेट्स के। ठीक है, हम लोगों ने 2021-22 में 64.28 मिलियन एक्सपोर्ट किया है। अगर हम इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भारत में भी खाएंगे, हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। हाई इन न्यूट्रिएंट कंटेंट, भाई इसमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, प्रमोट वेट लॉस, आजकल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वेट लॉस, ओबेसिटी हो रही है ना। तो अगर हम लोग बाजरे जैसी चीज़ें खाएंगे तो ये डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारा एपेटाइट मजबूत रहेगा। ठीक है, ग्लूटेन फ्री होता है, हमको एलर्जी नहीं करेगा, तो हमारा वेट भी लॉस होगा। ये हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा, हार्ट अटैक्स नहीं आएंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, उसको ये नॉर्मल करके रखता है। ठीक है, फैटी एसिड्स, लोअर ब्लड प्रेशर को रखता है। ठीक, इंक्रीज एनर्जी लेवल, मिलेट्स भाई अब न्यूट्रिशन है तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी देगा, तो हमको एनर्जी भी बहुत अच्छे से देता है, जिसके लिए हमें ज़्यादा बहुत हैवी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये हमें हर तरीके की, जैसे आजकल वीगन डाइट्स आ रही हैं जिसमें दही दूध कुछ भी नहीं लेते, उसको वीगन डाइट कहते हैं। ठीक है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल, ये वीगन डाइट के लिए भी अच्छा है, वेजिटेरियंस के लिए भी अच्छा है, और ग्लूटेन फ्री जो लोग डाइट लेना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। ये भाई पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है, और पानी की समस्या में भी आपके पास एक ऐसी फसल है जिसमें पानी कम से कम लगता है, तो और अच्छी बात है। तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंस भी है, ये फार्मर्स को भी सपोर्ट करेगा, स्मॉल स्केल फार्मिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें जो भाई इनपुट है वो भी कम लगते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्सपेंसेस कम होंगे और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक, अब चैलेंजेस क्या हैं मिलेट्स के, इसकी डिमांड कम है, कंजम्पशन कम है। भाई लोग जिसके बारे में जानता नहीं है तो इसका डिमांड भी कम करते हैं, खाते भी कम है। ठीक, लैक ऑफ प्रोसेसिंग फैसिलिटी, अब इसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट में जो है उसका इन्वेस्टमेंट लो हो रहा है। भाई इस पर हम रिसर्च और कर सकते हैं, इनको बेहतर बना सकते हैं, उसमें अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इसका ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज भी अभी कम है। ठीक है, इसकी मार्केट भी छोटी है, जो लोगों को जानकारी नहीं है इसकी, भी हम लोग ब्रांडिंग नहीं कर पाए। आप देख रहे हैं ना, अभी 30-40 रुपये किलो आटा आता है और बाज़ार में भी आप संपूर्ण और टाटा संपूर्ण
और अलाना फलाना ढिमकाना जो भी आते हैं, लाइक पतंजलि का जो आटा आता है, टाटा संपन्न आता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहे, ये बीच में ऐड चला था कि देखो इसमें इलास्टिसिटी है, ये देखो रबड़ की तरह खिंच रहा है। तो वो जनरली जो आटा आता है 30, 35, 40 रुपए किलो आता है। 4 5 200 रुपये किलो का आप 5 किलो ले सकते हैं। वही अगर आप पैकेट में ले रहे हैं तो आप 400, 450 रुपये दे रहे हैं। मतलब उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छे से हो रखी है, तो इसकी ब्रांडिंग भी हमने नहीं कर रखी। अब इसका इम्पोर्ट बहुत चीप है, ठीक है, मतलब सॉरी, इसका इम्पोर्ट चीप नहीं है। जैसे हम धान और चावल मंगाते हैं, सॉरी, चावल और गेहूँ मंगाते हैं, उसको अगर हम मंगाते हैं तो वो सस्ते में आ जाता है, तो इसको हम लोग नहीं मंगाते हैं, ठीक है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं पता है। अब सरकार ने इसके लिए, इसको प्रमोट करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है, जिसको हमने 2007 में लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें भारत को राइस, व्हीट, पल्सेस को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, फूड डिमांड में एक्सपेंड करना है, तो उसमें मिलेट्स भी हमको चाहिए होंगे, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पाम, जो 2010 में हमने शुरू किया था कि हमें तिलहन की खेती को बढ़ाना है, ठीक है, ताकि हम लोग भी अपने घर में उतना तिलहन कर ले कि हमें बाहर से तेल मंगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। नेशनल बैम्बू मिशन 2006 में लॉन्च किया गया था, जिसमें हमें बैम्बू को प्रमोट करना था, उसके यूज़ के लिए, उसके कल्टीवेशन के लिए। अब आप देखते हैं ना, घरों हर घर में आपको दिख जाएगा कुछ ना कुछ बैम्बू का कोई ना कोई फर्नीचर पड़ा होता है, ठीक है, जो कि उसके रिसर्च में, डेवलपमेंट में, मार्केटिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्रमोट करता है, ठीक है। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत विकास सबसे बहुत ज़रूरी है। ये कब लॉन्च हुआ था? 2010 में, ठीक है। इसमें क्या था कि हम कृषि तो करें, लेकिन वो कृषि कैसी हो? वो सस्टेनेबल कृषि हो, मतलब आज की ज़रूरतों को भी पूरा करे, आने वाली जनरेशन की ज़रूरतों को भी पूरा करे, उनके लिए भी चीज़ों को, संसाधनों को, सॉइल को छोड़ दे, ठीक है। प्रोडक्शन इसमें अच्छा हो, प्रॉफिट इसमें ज़्यादा हो, यही सब इसके टारगेट्स थे, ठीक है। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड 2011 में इसको लॉन्च किया गया, जिसका जो एम था वो ये था कि जो गरीब लोग हैं उनको एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी दी जा सके, उनको स्किल डेवलप किया जा सके, उनको छोटे-छोटे उद्योग दिए जा सकें, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये 2007 में लॉन्च की गई थी, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। इसने इम्प्रूव की थी प्रोडक्टिविटी का इसमें एग्रीकल्चर में, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था इरिगेशन के लिए, सॉइल के लिए, वाटर कंजर्वेशन के तरीके समझाए थे, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसने डेवलप किए थे एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब और हम क्या कर सकते हैं? हम एनकरेज कर सकते हैं फार्मर्स को कि वो मिलेट्स को उगाएँ, उनको सब्सिडी देकर, उनको मार्केट अच्छी देकर, ठीक है। मार्केट में हम मिलेट्स के प्रोडक्ट को वैल्यू कर सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं, उसकी डिमांड बूस्ट कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है। इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट इनिशिएटिव्स को लाकर, मतलब भाई जनता को तो मिलाना ही पड़ेगा ना। अभी आप जो कंट्रोल पे दे रहे हैं वो आप गेहूँ और चावल दे रहे हैं, ठीक है। आप इसी की जगह मिलेट्स देने लग जाएँ तो लोगों के अंदर बीमारियाँ भी नहीं होंगी, स्ट्रांग होंगे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये इंक्रीज़ करेगा रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को, ठीक है, जो कि मिलेट के क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाएगा। हमें ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव करना है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और फसल को काटने के बाद जो भी लॉस होते हैं, उस लॉस को भी डाउन करना है। हमें मिलेट्स के साथ इंटर क्रॉपिंग को बूस्ट करना है। भई आप देखते हैं ना कि गेहूँ के साथ सरसों उगा देंगे, इस तरीके से मिलेट के साथ भी हम और चीज़ें उगा सकें, ऐसा हमें इम्प्रूव करना है। हमें फार्मर्स को, प्रोसेसर्स को और मर्चेंट को एक साथ लाना होगा। भई एक मर्चेंट है, बेचने वाला है, एक प्रोसेसर है जो उसको टर्शियरी सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा, एक फार्मर है। फार्मर ने बाजरा उगाया, जो सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चर वाला है उसने उसे पीस पास के उसका कुछ आइटम बना दिया। अब मर्चेंट है उसे खरीद रहा है और मार्केट में बेच रहा है और लोगों को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। अभी आप लोग आजकल देख रहे होंगे ना, पीनट बटर बहुत ज़्यादा प्रमोट है। व्हाट इज़ पीनट बटर? पिसी हुई मूँगफली तो है पीनट बटर, बस क्या है उसमें हाई लेवल ऑफ आप कह सकते हैं प्रोटीन है। लोगों ने इसको प्रमोट कर दिया और लोग उसे पीनट बटर के तौर पे खा रहे हैं। व्हाट इज़ पीनट बटर? इट्स अ इंग्लिश नेम ऑफ मूँगफली की चटनी, सिंपल, ठीक है। प्रमोट क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप, हमें भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी इन सब चीज़ों को प्रमोट करना होगा, ताकि हम अपने यहाँ के प्रोडक्शन को वहाँ पे बेच सकें, ठीक है, और मार्केट दे सकें, ठीक। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनेंस कमीशन, ठीक। अभी न्यूज़ में क्यों आया था? हाल ही में जो गवर्नमेंट है उसने अपना 16 फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, जो कि एक लीगल बॉडी है। अब अगर हम बात करें तो 16 फाइनेंस कमीशन वर्क आउट आफ्टर इंटरनल गवर्नमेंट डेलिब्रेशन स्टेट बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है।
मतलब जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है पहले ये सब इनके ऊपर, मतलब ये फाइनेंस कमीशन क्या-क्या काम करेगा, कैसे-कैसे काम करेगा, इसके ऊपर अपनी जितने भी नॉर्म्स थे वो बनाए, उसके बाद इसको एस्टैब्लिश किया गया। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम एक स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर रखेंगे, ठीक है? जो पूरे प्रोसेस को देखेगा। द ऑफिसर टिपिकली बिकम द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन, ठीक है? वो जो कमीशन होगा इसका सेक्रेटरी होगा, ठीक है? A key challenge for the 16th Financial Commission would be coexistence of another permanent constitutional body. ठीक है, फाइनेंस कमीशन के साथ अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उसके साथ एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, व्हाट इज दैट? जीएसटी काउंसिल, ठीक है। काउंसिल डिसीजन ऑन टैक्स रेट चेंजेस would alter the revenue calculation made by commission for sharing fiscal resources. भाई जो काउंसिल है वो जो डिसीजन लेगी कि भाई इस पे इतना टैक्स लगना चाहिए, उसका टैक्स लगना चाहिए, उसकी वजह से जो आपके पास रेवेन्यू आएगा उसकी शेयरिंग में जो फाइनेंस कमीशन है वो बार बार बदलेगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अब फाइनेंस कमीशन क्या है? ये एक फिस्कल फेडरलिज्म इज अ बॉडी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब ये एक बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, जो कि फेडरलिज्म होता है ना, संघवाद, उसका एक फिस्कल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल सी बात। ये आर्टिकल 280 के तहत अपॉइंट किया जाता है या बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बार 1952 में फर्स्ट का फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब जिसका प्रेसिडेंट कौन थे? केसी निगोय, ठीक। In order to break the cycle and comply with the constitution requirement that a finance commission be established every 5 year, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। The ninth finance commission established in June 1987 was the final finance commission to be given a 6-year time limit, ठीक है। ये इकलौता जो 1987 में हुआ था वो नाइन्थ फाइनेंस कमीशन था जिसे 6 साल का समय दिया गया था, ठीक है। अब इसके मुख्य उत्तरदायित्व या कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? ये रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि जो टैक्सेस लिए गए हैं उसका शेयर कैसे होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। ये कुछ सिद्धांत भी इस्टेब्लिश करता है, प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करता है कि कैसे ग्रांट इन एड दिया जाएगा किसी भी स्टेट को, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, है ना। भारत के संचित निधि से अगर किसी को भी ग्रांटेड एड देना है, वही देती है ना केंद्र सरकार राज्य सरकार को, तो वो किस आधार पे दिया जाएगा ये उसको भी डिसाइड करता है, ठीक। पंचायतों को कितना देना है, किस तरीके से स्टेट में और काम होंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन क्या है, इन सब चीज़ों को ये ध्यान में रखता है। द मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपैलिटीज़ को क्या देना है, ठीक है। वहाँ के फाइनेंस स्टेट फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या म्यूनसिपैलिटीज पे रिकमेंडेशन दिए, उन चीज़ों को ध्यान देता है, ठीक है। एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन बाय प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, ठीक है। कोई भी ऐसा मैटर जो प्रेसिडेंट इनको बोलता है जिसमें फाइनेंस की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों पे भी ये काम करते हैं कि उसमें कैसे काम किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, कमीशन डिटरमाइन करता है कि प्रोसीजर क्या होगा, पावर क्या होंगी, परफॉर्मेंस क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इसको पार्लियामेंट देती है, ठीक है। इस मतलब फाइनेंस कमीशन के पास ये जो पावर है कहाँ से आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है, पार्लियामेंट ने इसको दी है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये व्यापक तौर पे काम करता है, ठीक है। ये भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसकी रिकमेंडेशन जो होती हैं वो इम्प्रूव करती हैं कि पब्लिक के ऊपर कितनी स्पेंडिंग होनी चाहिए, कहाँ, और हमारी जो फिस्कल स्टेबिलिटी यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। करंट कमीशन इन अ लाइट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को जब हटाया गया एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी काउंसिल को जब रखा गया, विच हैज़ फंडामेंटली रिशेप्ड फेडरल फिस्कल रिलेशन, द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश इन नवंबर 2017, ठीक है। तो इन भाई आपका प्लानिंग कमीशन हटा दिया गया, मतलब उसका नाम बदल दिया गया, उसके फंक्शन भी बहुत सारे चेंज कर दिए गए, आपका जो जीएसटी काउंसिल है उसको स्टैब्लिश कर दिया गया। अब इन दो चीज़ों की वजह से क्या हुआ, जो हमारा फेडरल फिस्कल रिलेशन था इसमें बहुत डिस्टर्बेंस हुई, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन जो कि 2017 में स्टैब्लिश हुआ था उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर पता चलता है। अब फीचर्स क्या हैं? Present Commission terms of reference have certain special elements such as suggesting techable performance standard for significant national flagship program and considering the idea of creating permanent and non-lapsable funding for India's defense requirement. भाई सिंपल सी बात है,
अगर आपका फाइनेंस कमीशन है तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि जो हमारे जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उनके में प्रॉपर फंडिंग जाए, कहाँ पे कितनी फंडिंग कितने टाइम पीरियड पे देनी है, उसके साथ साथ जो हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी वो फंडिंग को अरेंज करके रखें। ठीक है। अ न्यू डायनेमिक हैज़ एमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंटू यूनियन टेरिटरी एंड वन नेम्ड जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर लद्दाख। ठीक है। अब सबसे जो अब भाई हमारी 2 यूटी और बन गई हैं। ठीक है। और यूटी की पूरी पूरी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर होती है, तो इसमें अब इसके चैलेंजेस और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है नोबल्स हैलन बटरफ्लाई। ठीक है। ये एक बटरफ्लाई है जो कि अरुणाचल प्रदेश में अभी दिखाई दी है। ये बेसिकली मतलब एंडेमिक कहाँ की है, म्यांमार और चाइना की थी। इंडिया के भी कुछ क्षेत्र में पाई जाती थी। अ स्वेलो टेल बटरफ्लाई हैज़ बिन डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया आफ्टर इट वेनिश फ्रॉम इट्स नोन टेरिटरी। ठीक है। ये अभी तक खत्म विलुप्त मानी गई थी। कहाँ से? म्यांमार से, साउदर्न चाइना से, वियतनाम से। लेकिन सितंबर 2019 से सितंबर 2021 के बीच में ये नाम दफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये पाई गई है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पेपिलियो नोबेलियो। ठीक। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये जो फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट है, ठीक है, नॉर्दर्न थाईलैंड में वहाँ पे पाई जाती है। ये पेपिलियो एंटियो जो एक वहाँ का फिलीपींस का एक प्रजाति है, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है भाई? कहीं पे भी अगर बटरफ्लाई है तो वो एक इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी करती है, वहाँ की कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसको भी प्रदर्शित करती हैं। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था कंजर्वेशन से रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एससीओ फिल्म फेस्टिवल। सबसे पहली बात जीएस पेपर 2 का टॉपिक है। कहाँ मनाया गया? मुंबई में मनाया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी रशियन और चाइनीज़ रखी गई थी। होस्ट इसको इंग्लिश में किया गया था। ठीक है। अब रिसेंटली संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का फिल्म फेस्टिवल हुआ था। ठीक। कहाँ? भारत में। इसमें एससीओ फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड टू कॉमरेट इंडिया एससीओ प्रेसिडेंसी। भैया इस बार भारत इसका अध्यक्ष था, तो भारत में इसको किया गया। The festival is being organized by India with the intention of showcasing the diversity of film with different filmmaking techniques from SCO region। ठीक है। जो भी संघाई कॉपरेशन रीजन के तहत जो भी कंट्रीज आती है, उसमें भारत को अपनी डाइवर्सिटी दिखानी थी कि हम कितने विभिन्न प्रकार की एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं। ठीक है। इसका एम क्या था? सिनेमैटिक पार्टनरशिप टू एक्सचेंज प्रोग्राम नर्चर यंग फिल्म मेकर टैलेंट एंड एक्ट अ ब्रिज बिटवीन कल्चर एंड यूनिक रीजन्स। भाई हमारा कल्चर कुछ और है, थाईलैंड का कुछ और है। अब हम दोनों लोग एक दूसरे की फिल्म मेकिंग प्रोसीजर में आएंगे तो उनके कल्चर को हम अडॉप्ट करेंगे, हमारे कल्चर को वो अडॉप्ट करेंगे, तो इससे डाइवर्सिटी बढ़ेगी। ऐसे फिल्म फेस्टिवल 2023 कमेंस विद वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ तमिल फिल्म अपत्था। ठीक है। अपत्था, इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। तमिल फिल्म थी अपत्था, जिससे उसको शुरुआत किया गया। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर उर्वशी थी। ठीक है। जिसने 700वीं फिल्म जो कि 51 साल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की थी उसमें काम किया था। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज़ थी, मैंने आपको बता दिया। फंक्शनल लैंग्वेज इसमें इंग्लिश थी। भाई भारत में हो रहा तो इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है, हम लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। सिनेमा इन एससीओ रीजन। एससीओ रीजन इन कॉन्फ्रेंस ऑफ डाइवर्स सिविलाइजेशन एंड क्रेडल ऑफ रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। मैंने बताया थाईलैंड का कुछ और कल्चर है, चाइनीज़ का कुछ और है, वियतनाम का कुछ और है, भारत का कुछ और है। ठीक है। तो अगर हम सभी के कल्चरों को साथ लेकर चलेंगे तो एक हम कल्चर प्रिजर्वेशन भी करेंगे और हम लोग बहुत विभिन्न कल्चर्स के साथ मिल भी सकते हैं, है ना। भाई देखिए, अब आप लोग के पता नहीं आप लोग के शहर में लगता है या नहीं लगता है, वो तिब्बतन मार्केट लगती है, तो बहुत सारे लोग वो जो तिब्बत की वुमेंस पहनती हैं उस ड्रेप को मांगते हैं कि आप हमारे लिए बनवा दीजिएगा। तो क्या है? एक्सचेंज ऑफ कल्चर, है ना, ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे कीमॉन्स है, क्या होती है? जापानीज़ ड्रेस होती हैं, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सिनेमा के थ्रू, अपने आर्ट एंड कल्चर के थ्रू चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। अगर हम एससीओ के बारे में बात करें तो क्या है? यूरेशियन नेशन आर अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद अ सेक्रेटरीट इन बीजिंग। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। और यूरोप और एशिया के जो नेशंस है वो इसकी परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। इसका एम क्या था? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सिक्योरिटी, पीस को मेंटेन करना और क्षेत्र में स्थिरता लेकर आना। ऑरिजिन, शुरुआत में इसमें 5 मेंबर थे एससीओ के। ठीक है। 1996 में जब डिमिलिटराइजेशन की बात की गई तो फॉर्मर यूएसएसआर ने
और चाइना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान इसके पहले मतलब फाउंडर मेंबर्स थे। ठीक है, 2002 में इसमें एससीओ चार्टर लेकर आया गया, जिसे 2003 में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो एससीओ चार्टर में क्या था, पर इसका नाम शंघाई 5 था, अब इसको एससीओ कर दिया गया। ठीक, भारत और पाकिस्तान की एंट्री इसमें 2017 में फुल मेंबर के तौर पे हुई। ठीक है, इंडिया, ईरान और बेलारूस को 2021 में इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, दुशानबे एग्रीमेंट के तहत। इसके मेंबर स्टेट्स कौन से हैं? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑब्जर्वर स्टेट्स अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स भी इसके कुछ हैं। ठीक, तो ये था एससीओ का एक छोटा सा टॉपिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं मीथेन एमिशन। मीथेन बहुत अच्छा भी है और बहुत ख़राब भी, इसी चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक स्टार्टअप है रूमिन 8, जिसने अभी क्या किया है कि हम जो जानवर है उसके खाने में रेड सीवीड मिला देंगे, जिसकी वजह से उनको जो वो मीथेन निकालते हैं वो नहीं निकालेंगे। आपको पता है मीथेन क्या होती है? जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उसमें एक गैस मीथेन और ओजोन भी होती है। ठीक है, तो ये वही मीथेन है जो धान के खेतों से निकलती है। ये जानवरों के डकार लेने से, जानवरों के टॉयलेट करने से, यूरिनेट करने से भी निकलती हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो रुमिनेंट्स क्या होते हैं? ऐसे लोग जो जुगाली करते हैं, ऐसे जानवर जो जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब पहले सारा खाना गुड़ 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 करके खा जाएंगे। इनके पेट में 4 कंपार्टमेंट होते हैं, एक बड़ा सा कंपार्टमेंट होता है, उसे रुमिन कहते हैं। वहीं पे जाके पूरा खाना स्टोर हो जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं, उस पूरे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। वो खाना वापस इनके मुंह में आता है, फिर उसे चबाते हैं और वापस अपने स्टमक में लेके जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रुमिनेंट एनिमल्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीथेन क्या होता है। मीथेन में एक कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी गैस है जो कि नेचुरल गैस के तौर पे फाउंड होती है। ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और बहुत ही ज़्यादा कंबस्टाइल, मतलब एकदम से आग लगने वाली है। ठीक है, आपकी जो एलपीजी होता है इसमें भी मीथेन होती है, इसके साथ और बुटेन जैसी गैसेस को मिलाया जाता है ताकि इसके अंदर गंध आए, ताकि अगर ये लीक हो तो लोगों को पता चल जाए। ठीक है, अब इसकी जो हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। 1750 से अगर हम बात करें तो अभी तक लगभग 150% ज़्यादा हम लोगों ने मीथेन रिलीज़ कर दिया। वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से रिलीज़ हुई है। मीथेन लगभग 20% पूरे वर्ल्ड का जो है वो मतलब किससे निकल रहा है? अगर मीथेन पूरे वर्ल्ड में अगर मीथेन निकल रही है तो उसका जो 20% है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से ही निकल रहा है। ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज़्यादा है। मीथेन रुमिनेंट्स से कैसे निकलती है? पहली बात तो मीथेन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में भी इफ़ेक्ट करती है। अब मैंने आपको बता दिया, वो खाना खाएंगे, पेट में जाएंगे, उनके 4 कंपार्टमेंट होते हैं, उनके पेट में बैक्टीरिया होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो जब वो बर्प करते हैं, डकार लेते हैं, तो उनके मुंह से मीथेन निकलती है। जब वो यूरिनेट करता है तो उनकी बॉडी से मीथेन निकलती है। ठीक, other source of methane, animal are not only source of agriculture methane. Another 8% of emission attributed to the human come from paddy rice production। भाई जो हम लोग धान लगाते हैं, धान के खेत में ना पानी पूरा भर देना होता है। ठीक है, तो जो हम धान लगाते हैं उसमें पूरा पानी भर देते हैं तो ऑक्सीजन नीचे जा नहीं पाती। अब मीथेन प्रोडक्शन होने की पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से अब मीथेन का प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को भी रुकना है। द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल, नेचुरल गैस, ऑयल आल्सो रिलीज मीथेन। ठीक है, अगर हम कोल को ले जा रहे हैं, नेचुरल गैस को ले जा रहे हैं, ऑयल को ले जा रहे हैं, तो ये भी मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से मीथेन निकलता है, लैंड यूज से मीथेन निकलता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन निकलता है, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट और लैंडफिल जहाँ पे हम करते हैं वहाँ से भी मीथेन रिलीज होता है। एमिशन बाय इंडिया वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी भी था और 4th नंबर पे मीथेन को रिलीज़ करने वाला भी। सबसे पहले पे कौन है? चाइना, फिर यूएस, फिर रशिया, फिर इंडिया। इंडिया हैज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन, हमारे सबसे ज़्यादा भाई मवेशी हैं। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट हम राइस प्रोड्यूसर हैं और दोनों ही बड़ी मात्रा में मीथेन रिलीज़ करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 61% हमारे टोटल मीथेन का एमिशन करता है। मतलब अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें, अगर हम अपने थर्मल पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट की बात करें तो ये सिर्फ 16% ही मीथेन एमिशन करता है, जबकि एग्रीकल्चर 61% करता है। ठीक है, और जो हमारा वेस्ट है उससे 19% होता है ग्लोबली। हाउ डज मीथेन एमिशन इफेक्ट द एनवायरनमेंट? अब मीथेन में क्या होता है भाई? मीथेन की वजह से मीथेन बहुत ही ज़्यादा हजार्डियस है। ठीक है, इसकी वजह से हर साल लाखों करोड़ों डेथ्स हो जाती हैं। ठीक,
सबसे बड़ी बात अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप कह सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस हीट एब्जॉर्ब कर सकती है, तो मीथेन 80 डिग्री सेल्सियस हीट ऑब्जर्व कर सकता है। वो लगभग 80 टाइम्स ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, मीथेन लगभग 30% ग्लोबल वार्मिंग का जो मीथेन है वो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से ही मतलब मीथेन भाई इंडस्ट्रीज नहीं है लेकिन धान के खेत और मवेशी तो हैं, इनसे तो निकल ही रहा है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया 1980s के बाद, जब से हम लोगों ने इसका रिकॉर्ड रखना शुरू किया। हाउ मच मीथेन कैन ईजिली बी कट डाउन? Unlike methane, which decomposes quickly and is mostly gone after a decade, CO remains in our atmosphere for centuries. भाई 10-15 साल में मीथेन तो खत्म हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 100 साल के लिए एटमॉस्फेयर में रहती है। ठीक है, विद इन अ डेकेड मीथेन एमिशन कॉज बाय ह्यूमन माइट बी कट डाउन 45%। अगले 10 सालों में अगर हम इसे 45% रिड्यूस कर देंगे, तो जो हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस करने का ग्लोबल टेम्परेचर को पेरिस एग्रीमेंट के तहत, उसको हम उस तक हम पहुंच सकते हैं। द कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन ग्राउंड लेवल ओजोन वुड ऑल्सो अवॉइड 25 मिलियन टन ऑफ क्रॉप लॉसेस। ठीक है, अगर लगातार जो ओजोन है उसमें कमी आती रहेगी, तो जो हमारी 25 मिलियन टन क्रॉप है वो भी हम लोग लॉस्ट हो सकती है। ठीक है, जो भाई पहले लोग 10 घंटे काम कर लेते हैं, तो गर्मी ज़्यादा होती है तो भाई दोपहर में लोग 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं कि भाई गर्मी बहुत हो रही है, तो हमारा जो लेबर लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा। लगभग 73 बिलियन आर हमारे लेबर लॉस होने लगेगा। ठीक है, प्री मैच्योर डेथ बढ़ जाएंगी, हॉस्पिटल की विजिट्स बहुत बढ़ जाएंगी, अस्थमा लोगों का बढ़ने लगेगा। ठीक, अब भारत सरकार ने क्या स्टेप ली हैं मीथेन को रिड्यूस करने के लिए? ठीक, अब भारत सरकार ने क्या स्टेप लिए मीथेन एमिशन को कट डाउन करने के लिए? इंडियन ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम, जो कि 2012 में लॉन्च किया गया था CII और TERI के द्वारा। ठीक है, जिसने चेक किया था कि भाई हम कैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, 2014 में नेशनल कैटल मिशन आया था, जिसके तहत हम लोगों ने क्या कहा था कि हम मवेशियों के खाने में कुछ इस तरीके की चीज़ें मिला दें जिसकी वजह से उनके पेट में मीथेन का प्रोडक्शन कम हो सके। ठीक, न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम, जो कि 2017 में आया था, जिसे हमने गोबर धन भी कहा था, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है, जिसको हमने दोबारा लॉन्च किया था 2018 में। इसने फार्मर्स को इंसेंटिव दिया था कि अगर वो कैटल मैन्योर को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्या करने के लिए, गोबर गैस प्लांट के तहत बायो एनर्जी बनाने के लिए, तो इंसेंटिव्स उनको दिए गए थे। अदर इंसेंटिव्स क्या दिए गए थे कि हम सीडेड राइस दे देंगे। ठीक है, जो कि मीथेन के एमिशन को कम करेगा। हम ऐसे चावल के दाने देंगे जिसमें कम पानी की मात्रा यूज़ होगी। कम पानी यूज़ होगा, बहुत पानी नहीं भरा रहेगा, तो बहुत लंबे समय तक उसका ऑक्सीजन से कट ऑफ नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा मीथेन का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, हमने सीवीड बेस्ड एनिमल फीड बनाई। हमने एनिमल के फीड में ही कुछ ऐसी सीवीड्स डाल दी जिसकी वजह से वो उनके अंदर मीथेन का जो एमिशन है वो कम होने लगा। ये किसकी मदद से हमने किया था? सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से हमने किया था। एंटी मेथोजेनिक फीड सप्लीमेंट दिया गया, जिसे हरित धारा कहा गया। ठीक है, ऐसी फीड हमने जानवरों को दी जिसमें मीथेन है, जिसमें मीथेन को कट डाउन करने की कैपेबिलिटी है। हमने भारत स्टेज 4 से 6 की तरफ बढ़े, जिसमें नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से मीथेन के एमिशन में कट डाउन होगा। अब ग्लोबल एफर्ट्स टू कट डाउन मीथेन एमिशन, ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है, जो कि हमने नवंबर 2021 में, इस प्लेज में 111 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 45% अकाउंट करती हैं वर्ल्ड ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशन का। ठीक है, जो आदमियों की वजह से, लोगों की वजह से जो मीथेन का एमिशन हो रहा है, उसका जो 45% है वो 111 कंट्रीज़ मिलकर करती हैं। इन्होंने एक एग्रीमेंट सेट किया है कि हम 2020 की अपेक्षा कर 2030 में 30% लो एमिशन करेंगे। ठीक है, न्यूजीलैंड पहला नेशन है जो कि पॉलिसी लेकर आया अक्टूबर 2022 में, जिसने प्रपोज किया टैक्सिंग द ग्रीन हाउस गैस दैट फार्मर एनिमल प्रोड्यूस एंड बर्पिंग एंड यूरिनेट। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भाई हम टैक्स लगाएंगे, अगर कोई फार्मर या एनिमल प्रोड्यूस की वजह से या किसी चीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ज़्यादा होगा तो हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। रिसर्चर्स ने कहा है कि हम कुछ ऐसा जीन मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि एनिमल के अंदर मीथेन का प्रोडक्शन ही कम हो। ठीक है, जैसे हम ऐसी ब्रीड बनाएंगे शीप की जो मीथेन कम निकाले, जिसकी वजह से हम जो मीथेन और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर सके। हम सीवीड का इस्तेमाल करेंगे
ठीक है, ताकि उनके गट्स में ही मतलब 80% तक अगर हम उनके खाने में सीवीड मिला देते हैं तो उनके खाने में लगभग 80% कम होगा मीथेन का एमिशन। ठीक है, आगे कह सकते हैं फार्मर अपने एनिमल्स को न्यूट्रिएंट रिच खाना दें जिसकी वजह से वो हेल्दी भी रहें, प्रोडक्टिव भी अच्छे रहें, मीथेन कम निकालें और जो उनसे चाहिए, हमें दूध चाहिए और जो चीज़ें चाहिए वो ज़्यादा हमको प्रोड्यूस करके दे सके। ठीक है, रिसर्चर ने एक्सपेरिमेंट किया है कि हम डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के मतलब चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि जो मीथेन है उसका प्रोडक्शन गाय में बहुत कम हो सके। ठीक है, जैसे कि हम जो उनका भाई गोबर है उसको ढक के रखें, गोबर गैस प्लांट को क्लोज करके रखें तो उससे मीथेन का एमिशन वहाँ पे नहीं होगा, एटमॉस्फेयर में नहीं होगा। और जो हमारी राइस है, ठीक है, उसको भी हम ड्राई टेक्निक से उगाने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि जो मीथेन का एमिशन है उसे कट डाउन कर सकें। हम जो धान के खेत हैं उनको 2 से 3 बार तक 4 बार तक मतलब उसमें पानी लगा दें बजाय उसको पूरे तरीके से डुबो के रखने की वजह से, जिसकी वजह से मीथेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इन सब तरीके से क्या होगा, पानी की भी कमी मतलब पानी भी कम लगेगा और हमारा क्या कहते हैं काम भी हो जाएगा। रिसर्चर ने कहा है कि वो जो भी इन तरीके की चीज़ें निकालेंगे उसकी वजह से क्या होगा, एमिशंस तो बहुत कम होगा और चीज़ें बहुत बेहतर हो सकेंगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आएगा। जिसको कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट्स पूछ सकता है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।